तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 जो कि एमएचडी 2 का है। ठीक है। और ये जो चैप्टर है ना हम लोगों का, इसमें हम लोगों को पढ़ना है, मतलब जो भी चीजें इसमें पढ़नी होती है वो है मैथिली शरण गुप्त का काव्य, उसके अंदर राष्ट्रीय जागरण, नव जागरण और नारी चेतना के संदर्भ में। ठीक है। इसमें हम लोगों को देखना ये है कि इकाई की रूपरेखा के तौर पर यहाँ पे हमें मिलता है। जब चैप्टर आप लोग खोलेंगे तो आप लोगों को मिलेगा उद्देश्य सबसे पहले, उसके बाद मिलेगा प्रस्तावना, फिर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमें बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा उसमें से है हमारा ये प्रस्तावना। ठीक है। फिर है गुप्त जी के काव्य के मूल स्वर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये मूल स्वर के अंतर्गत ये तीनों चीजें आती हैं, राष्ट्रीय नवजागरण, किसान जीवन और नारी भावना। ये तीनों के तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तीनों से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और एक साथ भी पूछा गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है जिसमें गुप्त जी के काव्य के मूल स्वर का मतलब पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों को ये सारी चीजें लिखनी होती है। और कभी कभी क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय जागरण के ऊपर, फिर बनता है किसान जीवन के ऊपर, फिर नारी भावना के ऊपर, और अंत में हमारे पास आता है यहाँ पर 2.3 में हिंदी काव्य जगत में गुप्त जी का योगदान। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर के सारांश को, मतलब इस चैप्टर को ही समझ लेंगे ताकि हमें एग्जाम के लिए मतलब जो भी क्वेश्चन बने हम लोग उससे बना सकेंगे। और साथ में हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें हम लोग वो सारी चीजें भी देखेंगे, जैसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऊपर। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय नव जागरण को। एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर जो ये प्रस्तावना है इसकी हमें मतलब ये हमारे लिए कुछ खास नहीं है और उद्देश्य भी कुछ खास नहीं है। ठीक है। डायरेक्ट हम लोग उसी पॉइंट को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, क्योंकि इधर अगर मतलब प्रस्तावना और उद्देश्य को पढ़ने से हमें ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला, बस वीडियो का लेंथ बढ़ेगा। ठीक है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि लंबा वीडियो बने, हो सकेगा जितना छोटा वीडियो बनाऊं, या फिर जितना छोटा वीडियो बन सके उतना जल्दी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो गुप्त जी के काव्य के मूल स्वर के अंतर्गत हमें मिलता है राष्ट्रीय नवजागरण। तो राष्ट्रीय नवजागरण क्या है गुप्त जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का हम लोग उसे देख लेते हैं। तो कहा गया है कि मैथिली शरण गुप्त के काव्य की मूल भावना राष्ट्रीय नवजागरण है। वे यह नवजागरण के भारतेंदु युग की चेतना से भिन्न और अधिक आक्रामक व विकसित है, क्योंकि यह अंग्रेजों के वास्तविक चरित्र को पहचान चुका था। मतलब यहाँ पे चुके थे भी लिख सकते हैं, क्योंकि चुका था ये अनरिस्पेक्टेड हो जाता है हिंदी में, तो लिखेंगे चुके थे। ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो चेतना था राष्ट्रीय नवजागरण का, उससे बिल्कुल भिन्न है ये वाला। हम लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में देखा था सारी चीजों को, जब फर्स्ट वाला चैप्टर हम लोग समझ रहे थे, उसके क्वेश्चन आंसर को भी देखे हैं, प्ले लिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो राष्ट्रीय नवजागरण है उससे कहीं अलग है ये, और ये बहुत ही आक्रामक रूप से है। ठीक है। ये अंग्रेजों के वास्तविक चरित्र को पहचान चुके थे। तो गुप्त जी का साहित्यिक सफर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में हुआ था, और गुप्त जी का जो साहित्यिक जीवन था वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के मार्गदर्शन, मतलब उनकी देखरेख में शुरू हुई थी। द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने पारंपरिक ब्रज भाषा और रीतिवाद काव्य से हटकर खड़ी बोली को अपनाया था। तो गुप्त जी ने यहाँ पे किसको अपनाया था? खड़ी बोली को अपनाया था। और हम जानते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो सरस्वती पत्रिका जो था, उसी के माध्यम से उन्होंने सारी चीजें की थी। तो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्हें न सिर्फ विभिन्न विषयों पर लिखने की प्रेरणा मिली, बल्कि राष्ट्रीय भावना को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करने का भी मौका मिला। तो ये जो सरस्वती जो पत्रिका थी, उसमें न केवल लिखने का मौका मिला, बल्कि उसमें लिखने के साथ साथ अपनी राष्ट्रीय भावना को भी दिखाने का मौका मिला मैथिली शरण गुप्त जी को। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने 1909 में अपना पहला काव्य रंग में भंग प्रकाशित किया था। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जो पहला काव्य है वो क्या है? रंग में भंग। ठीक है। जो कि 1909 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उनकी राष्ट्रीय भावना पहली बार सामने आई थी। तो रंग में भंग जो इनकी पहली काव्य है,
वो 1909 में प्रकाशित हुई और इसमें पहली बार उन्होंने राष्ट्र के बारे में लिखा था। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे, जिसमें भारत भारती और नवजागरण की जो बातें हैं वो हमारे सामने आती है। तो भारत भारती और नवजागरण में मतलब क्या देखने को मिलता है, हम लोग देख लेते हैं कि गुप्त जी की सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण रचना जो है वो भारत भारती है। हम सभी लोग जानते हैं कि गुप्त जी की जो सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित मतलब बहुत ही विख्यात जो रचना है वो है भारत भारती। ठीक है, जो कि 1912 में आई और राष्ट्रीय नवजागरण की एक सशक्त अभिव्यक्ति भी है। राष्ट्रीय नवजागरण के लिए एक सशक्त अभिव्यक्ति भी है और यह सूचना हाल ही के मुसद्दस से प्रेरित थी। ठीक है, हाल ही के व्यक्ति थे मुसद्दस, उन्हीं से प्रेरित थी ये रचना। और लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में कुछ मौलिक अंतर भी है। मतलब जो हाल ही के जो व्यक्ति हैं मुस्तदस, इनसे और मैथिली शरण गुप्त जी में कुछ दृष्टिकोण को लेकर थोड़ा अंतर है, मौलिक अंतर है। हाल ही का मुस्तदस जो मुसलमानों में निराशा दूर कर उन्हें वर्तमान में प्रगति करने का आह्वान करता था। ये जो हाल ही का जो मुस्तदस मतलब इन्होंने जो लिखा था, ठीक है, इनका जो काव्य है उसमें मुसलमानों के निराशा को दूर करने का काम करता है और वर्तमान में प्रगति करने का आह्वान करता है। जबकि गुप्त जी की भारत भारती जो है वो मूलतः अतीत उन्मुख, अतीतानुरागी और सुधारवादी है। मतलब अतीत को लेकर ये बातें करता है और उसमें सुधार करने की बातें करती है। लेकिन ये जो मुस्तदस मुसलमानों में निराशा दूर करने की जो, और इसमें क्या बात होती है, वर्तमान की बात होती है। ठीक है, तो हाल ही का ये वर्तमान से संबंधित है और हमारे गुप्त जी का क्या है, अतीत से संबंधित है। यही है हमारा मौलिक अंतर। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं भारत। यहाँ पे भारत भारती में गुप्त जी ने भारत के स्वर्णिम अतीत का वर्णन करके देशवासियों में आत्मसम्मान और गौरव की भावना जगाने का प्रयास किया। अतीत की बातें तो किया इन्होंने और साथ में इन्होंने क्या किया, देशवासियों के आत्मसम्मान को और उनके गौरव को फिर से जगाने का प्रयास किया भारत भारती में। ठीक है, यह रचना हिंदू समाज की निराशा को दूर करने के लिए प्राचीन आदर्शों और चतुर्वर्ण व्यवस्था की पुनः स्थापना का स्वप्न देखती है। मतलब जो हाल ही का मुस्तदस जो है वो मुसलमानों के लिए उन्हें वर्तमान की स्थिति से प्रेरित करती है, वर्तमान के लिए। और भारत भारती जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, ये हमें हिंदुओं के लिए, ठीक है, ये हिंदू समाज की निराशा को दूर करने के लिए काव्य लिखा गया। ठीक है, और एक मतलब पुनः स्थापना की, जो निराशा जाग गया है उसको फिर से आशा में बदलने की कोशिश की जा रही है। आगे की अगर बात करें तो इसमें हमारा आता है कि गुप्त जी ने राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को समझते हुए विभिन्न समुदायों के प्रति समभाव दिखाने की कोशिश की। गुप्त जी ने क्या किया, विभिन्न समुदाय के जो व्यक्ति हैं या फिर विभिन्न समुदाय के जो व्यक्तियों की जो आवश्यकता है, तो राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता इन्होंने समझा कि राष्ट्र को एकता में लाना बहुत जरूरी है। उसके लिए उन्होंने विभिन्न समुदाय के जो लोग थे सब में समान भावना वाली जो कोशिश की इन्होंने कि सभी समुदायों को समान भाव में रखा जाए। जैसे सिख हो गए, सिखों, मुस्लिमों, संतों की प्रशंसा करके। तो इन्होंने सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं लिखा बल्कि संतों के लिए, मुस्लिम जो संत थे, सिख जो थे, सबकी प्रशंसा की। हालांकि उनकी यह समझ हिंदू जातीय पहचान पर आधारित थी, जिससे अंग्रेजों को बांटो और राज करो की नीति में मदद मिली। मतलब अंग्रेजों ने जो नीति चलाई थी भारत में, फूट डालो और राज करो, यहाँ पे लिखा गया है बांटो और राज करो, तो इन्होंने इस नीति में मतलब मदद ली थी इन सब की प्रशंसा करके। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है हमारा यहाँ पर गांधीवाद और गुप्त जी। गांधीवाद और गुप्त जी का क्या क्या संबंध है वो भी देख लेते हैं इसके अंदर ही, क्योंकि राष्ट्रीय भावना की जब बात करेंगे तो गांधीवाद आएगा ही गुप्त जी में। ठीक है, तो गांधी जी के भारतीय राजनीति में सक्रिय होने के बाद गुप्त जी उनके विचारों, जैसे मतलब गांधी जी जब राजनीति में
आए, तो जब उनका सक्रिय भागीदारी जब हो गए, गांधी जी जब सक्रिय रूप से भाग लेने लगे, तो गांधी जी के जो विचार थे जैसे सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा से बहुत प्रभावित हुए गुप्त जी। ठीक है, उन्होंने इन आदर्शों को अपनी रचनाओं में भी जगह दी। गुप्त जी ने अपनी रचनाएं जो लिखी उनमें गांधी जी के इन आदर्शों को भी जगह दे दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गुप्त जी में कालानुसरण की क्षमता थी, मतलब काल के अनुसार, काल मतलब समय को, जिस समय में गुप्त जी थे अपने समय की सारी चीजों को अनुसरण करना जानते थे, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि कालानुसरण की क्षमता थी हमारे गुप्त जी में, यानी वे समय के साथ बदलती हुई भावनाओं और काव्य शैलियों को ग्रहण करने में सक्षम थे। मैं वही समझा रहा था। ठीक है, आगे है, लेकिन उनकी सभी राष्ट्रीय और स्वदेश प्रेमी की भावनाएं अत्यंत उसी जातीय मूलक सुधारवादी राष्ट्रीयता पर आधारित रही जिसकी नींव भारत भारती में पड़ी। मतलब इन्होंने भारत भारती में जो नींव डाली थी सुधारवादी की, ठीक है, वो सारी चीजें उनके स्वदेश प्रेम की जो भावनाएं हैं वो भी उनकी रचनाओं में दिखती है। उनकी बाद की जो रचनाएं हैं जैसे साकेत है, यशोधरा है, द्वापर है, इन सब में इसी भावभूमि पर निर्मित हुई है। मतलब ये सब की जो बाद की भी जो रचनाएं हैं वो सभी के सभी में भारत भारती की जो, मतलब भारत भारती में जो इन्होंने राष्ट्रीयता की नींव रखी थी वो सब में दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में अगर बोलें तो गुप्त जी के काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीय नवजागरण है। गुप्त जी के काव्य का जो मूल स्वर है वही राष्ट्रीय नवजागरण है, और जो अतीत के गौरव को आधार बनाकर वर्तमान को सुधारने और भविष्य के लिए प्रेरणा देने का प्रयास करता है। यह नवजागरण उनके समय की राजनीतिक और सामाजिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ा था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद वाले बिंदु की, जो कि है किसान जीवन। किसान जीवन में गुप्त जी का क्या अहम रोल रहा है, क्या संबंध रहा है, उन सारी चीजों को देख लेते हैं। तो किसान जीवन जो है इसमें 1915 खंड काव्य में है किसान। ठीक है, किसान जीवन के यथार्थ को बिना किसी पौराणिक और ऐतिहासिक सहारे के सीधे साधे ठोस सामाजिक भूमिका पर चित्रित किया जाता है। मतलब किसान जीवन का जो संबंध है गुप्त जी से, या फिर गुप्त जी ने जो किसान जीवन के बारे में कही है उसका किसी पौराणिक या फिर ऐतिहासिक सहारा नहीं लेते हैं, बल्कि सीधे साधे ठोस सामाजिक भूमिका पर चित्रित करते हैं। यह जो इनकी कृति है, मतलब इन्होंने जो ये लिखी है किसान जीवन के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में किसान और उसके जीवन की समस्याओं के एक प्रमुख प्रश्न के रूप में लाई गई है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय में किसान जीवन को, या फिर किसान जीवन की जो समस्याएं थी उनको लाया गया है सामने। ठीक है, तो गुप्त जी की यह रचना की प्रेरणा 19वीं सदी में देश के किसानों की बदतर स्थिति से मिली। अब गुप्त जी ने ये किसान जीवन के बारे में क्यों लिखा, तो क्योंकि उन्हें मतलब उनके दिमाग में कैसे आया कि लिखना चाहिए। तो 19वीं सदी में जब भारत के जो किसान थे, ठीक है, किसान भाई जो थे, उनकी जब स्थिति को या फिर उनकी जो दयनीय स्थिति को जब इन्होंने देखा तो इनके दिमाग में वो सारी चीजें आई जो इन्होंने लिखना चाहा। जमींदार जो थे, जमींदारी प्रथा जो थी और अंग्रेजी सत्ता के शोषण चक्र के कारण किसान कर्ज में डूब गए थे। हालांकि ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग इतिहास में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो जमींदारी प्रथा के कारण और अंग्रेजी सत्ता के कारण, अंग्रेजों के शोषण के कारण किसान जो थे, हमारे उस समय के किसान भाई सभी के सभी कर्ज में डूबे हुए थे, खेत मजदूर बन गए थे और अंततः रोजी रोटी के तलाश में शर्तबंद कूली बनकर फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद जैसे द्वीपों पर भेजे जाने लगे। मतलब जमींदार प्रथा और अंग्रेजों के सत्ता के कारण इनको क्या बनाकर भेजा जा रहा था, यहाँ पे मतलब शर्तबंद कूली बनाकर भेजा जाता था। ठीक है, और शर्तबंद कुली बनाने का मतलब है कि शर्त अगर बोल दिया है कि इतना काम करके कंप्लीट करना पड़ेगा तो उतना करना ही पड़ेगा, चाहे उसके बदले पैसा कम ही क्यों ना मिले, या फिर जो उस समय का इनकम था वो जितना बोला जाएगा उतना में ही करना पड़ेगा। ठीक है, शर्तबंद का मतलब है जितना शर्त ले लिया उससे ज्यादा अगर काम करवा भी रहे तब भी करना पड़ता था। मतलब अंग्रेजों का जो शासनकाल था वो बहुत ही बद से बदतर था।
हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस पर देश में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हुई, जिसमें गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर अत्याचार का विरोध। इस पर क्या हुआ, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय जो मजदूर थे उन पर जो अत्याचार हो रहा था उसका विरोध किया था गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में। और 1914 में बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष पुस्तक का प्रकाशन प्रमुख हुआ था। अच्छा, फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष, ये जो है ना एक पुस्तक का नाम है जो कि 1914 में प्रकाशित हुआ था और ये था बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखित था। अच्छा, जो किसान भाइयों को मतलब शर्तबंदी करके कूली बनाकर भेजा जाता था, वो कहाँ पे भेजा जाता था, तो इसी फिजी द्वीप में भेजा जाता था, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों और संपत्ति शास्त्र में किसानी जीवन के चित्रण से भी गुप्त जी को चित्रण मिली। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो निबंध लिखी थी, निबंधों थे जिसमें संपत्ति शास्त्र है, ठीक है, संपत्ति शास्त्र कहा गया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई निबंधों के संग्रह को, ठीक है। यहाँ पर निबंधों को, तो इसमें इनका जो निबंध है संपत्ति शास्त्र, उसमें किसानी जीवन के चित्रण से भी गुप्त जी को प्रेरणा मिलती है। सॉरी, यहाँ पे ये संग्रह नहीं है। तो द्विवेदी जी ने जमींदारों द्वारा लगान बढ़ाने, बेदखली करने और कर्ज के जाल में फंसकर किसानों के सब कुछ नीलाम हो जाने की दुर्दशा का भी वर्णन किया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपत्ति शास्त्र से जो उन्हें प्रेरणा मिली, इसमें उन्होंने किसानों के नीलाम होने, उनकी दुर्दशा, उनकी बेदखली और कर्ज के जाल में फंसे हुए सारी चीजों को यहाँ पे वर्णन किया गया है। उसके बाद है गुप्त जी ने भारत भारती में इसमें भी किसानों की बदहाली का कारण अंग्रेजी सरकार के अन्न को विदेशों में ले जाने की नीति को बताया और मांग की कि अन्न निर्यात बंद हो जाए तो देश फिर से संपन्न हो सकता है। मतलब यहाँ पे भारत भारती में इन्होंने लिखा था कि किसानों की जो बदहाली है, मतलब किसानों की जो दुर्दशा है, उसका एकमात्र कारण है ये जो हमारा अन्न है, किसानों द्वारा उगाए गए अन्न को विदेशों में ले जाने से हमारे यहाँ पे जो संपन्नता चीजें थी वो खो गई थी। इसलिए इन्होंने कहा कि इसको बंद किया जाए, अनाज को बाहर ना भेजा जाए। वे प्रकृति और मौसम को भी बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, प्रकृति और मौसम को भी ये जिम्मेदार मानते हैं। और लेकिन साथ ही भारतीय किसान की कर्मठता और विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानने की प्रवृत्ति का भी इन्होंने चित्रण किया है। तो भीषण गर्मी में भी रूखी सूखी रोटी खाकर संतोष से काम में लगे रहना भी हमारे भारतीय जो भी किसान वर्ग थे, किसान भाई थे, सभी के यहाँ पे उन्होंने प्रशंसा भी किया है कि केवल वो नहीं है, इतनी विपरीत परिस्थिति में भी सारी चीजों को मतलब संभाले रखना भी हमारे किसान भाइयों की एक बहादुरी का काम है। अगर सारी जो अनाज विदेशों में जा रही है, अगर उसे बंद कर दिया जाए तो हमारा देश इन सारी चीजों से संपन्न हो सकता है, ठीक है। किसान खंड काव्य जो है, जो 8 सर्गों जैसे प्रार्थना, बाल्य और विवाह, गृहस्थ, सर्व स्वातंत्र्य, देश त्याग, फीजी, प्रत्यावर्तन, अंत में विभाजित है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 में किसान जो खंड काव्य है वो 8 सर्गों में विभाजित है। किसानों की दुर्दशा को संवेदनात्मक रूप से अभिव्यक्त करता है। इसमें किसान की यह चित्कार सुनाई पड़ती है कि वे अन्न पैदा करके भी भूखे मरते हैं और अपराधी की भांति डरते हुए अन्न में फिजी जैसे द्वीपों पर जाकर मरते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि किसान जो हैं वो अन्न को पैदा करते हैं लेकिन भूखे मरते हैं, क्योंकि और साथ में क्या है, वो फिजी जैसे द्वीपों पर जाकर मरते रहते हैं भूखे प्यासे, क्योंकि डरते हैं, जमींदारी प्रथा से अंग्रेज सरकार के शोषण के कारण डरते हैं, ठीक है, और कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो संक्षेप में अगर कहें कि गुप्त जी ने अपनी सरल सहज गद्यमयी भाषा में राष्ट्रीय आंदोलन के नवजागरण के सभी प्रमुख प्रश्नों जैसे देशभक्ति, एकता, स्थिति समानता और सामाजिक बुराइयों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। किसानों की वास्तविक जीवन पीड़ा को सामने रखने वाली उनकी कृतियों की लोकप्रियता के कारण ही गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। मतलब किसानों पे जो इन्होंने लिखा, ठीक है,
किसानों के वास्तविक जीवन को जो इन्होंने उकेरा, इन रचनाओं के कारण ही गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, 1 मार्क का, जहां पे भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि किसने कहा था? तो ये गांधी जी ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा था राष्ट्र कवि। अब हम लोग बात करेंगे नारी भावना के बारे में। तो नारी भावना की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहला हमारा बिंदु आता है, नारी भावना के अंदर ही हमें देखने को मिलेगा राष्ट्रीय नवजागरण और समाज सुधार आंदोलन के दौरान समाज में नारी की स्थिति पर पुनर्विचार एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर उभरा था। मतलब राष्ट्रीय नवजागरण की हम लोगों ने बात कर ली, समाज सुधार आंदोलन की बात कर ली, उसके बाद गांधी जी का और गुप्त जी का संबंध भी देखा और उनके साथ उनका जो प्रभाव था वो भी देखा। कुछ हम लोगों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सारी बातों को भी देखा। लेकिन नारी भावना को हम लोग छोड़ नहीं सकते या फिर यहाँ पे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रीय नवजागरण के साथ साथ नारी भावना पर भी पुनर्विचार करने की एक प्रश्न बनकर हमारे सामने आया, जिसका मैथिली शरण गुप्त पर गहरा प्रभाव पड़ा। गुप्त जी की रचनाओं, विशेषकर साकेत और यशोधरा में यह बदली हुई नारी भावना स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई है। गुप्त जी ने जो यशोधरा लिखा था और जो उन्होंने लिखा साकेत, ठीक है, साकेत इनकी महाकाव्य है, तो इसमें भी हमें नारी भावना देखने को मिलती है गुप्त जी की नजरों से। ठीक है, तो गुप्त जी नारी जीवन के प्रति अपार सहानुभूति रखने वाले कवि हैं, बहुत ही सहानुभूति रखते हैं। ठीक है, सम्मान की नजर से देखते हैं नारी जीवन को, जिन्होंने मुख्य रूप से उपेक्षिता, पति द्वारा किसी उद्देश्य से छोड़ी गई नारियों के दुख दर्द को अभिव्यक्ति दी ताकि समाज में उनकी स्थिति बदल सके। देखिए कितनी गहरी बातें यहाँ पे गुप्त जी ने कही है और लिखी भी है कि अपने पति द्वारा पत्नी को छोड़ देने के कारण पर जो गुप्त जी ने नारियों की जो दुख दर्द है उसका उन्होंने अपनी कृति में उल्लेख किया। ठीक है, साकेत जो है, जो कि रामायण की बातें आती है, यशोधरा भी है जो कि महात्मा नहीं, यहाँ पे जो यशोधरा है उसका भी चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे कि ये कौन है, कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साकेत में हमें उर्मिला का चित्रण मिलता है जो कि लक्ष्मण की पत्नी है। तो साकेत की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध और आचार्य द्विवेदी जी के लेखों से प्रेरित थी। अब यहाँ पे कौन द्विवेदी जी हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद, यहाँ पे आचार्य जो द्विवेदी जी हैं, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं और हजारी प्रसाद भी द्विवेदी हैं। तो आचार्य द्विवेदी जी के लेखों से प्रेरित थी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। ठीक है, तो गुप्त जी ने राम कथा की उपेक्षित पात्र उर्मिला को केंद्र बिंदु बनाकर उनके विरह, त्याग और व्यक्तित्व की दृढ़ता को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया। मतलब यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं साकेत की, तो साकेत में हमें किसका वर्णन मिलता है? तो साकेत में हमें रामायण का जिक्र मिलता है, राम कथा में, जिसमें उर्मिला आते हैं जो कि लक्ष्मण की पत्नी है और उनके विरह की बातें आती हैं, उनकी त्याग की बातें आती हैं और व्यक्तित्व की दृढ़ता को आधुनिक संदर्भों में इन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने उर्मिला को स्वाभिमानी कहा, शक्ति रूपा कहा, वीरांगना के रूप में इन्होंने चित्रित किया, जो सैनिकों को मातृभूमि के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पे उर्मिला जो हैं अपने पति लक्ष्मण को युद्ध भूमि में जाने के लिए जब प्रेरित करती हैं, मतलब जब वन भूमि में वन जाने के लिए प्रेरित करती हैं, तो यहाँ पे उनको सैनिक के रूप में रखा गया है। ठीक है, जो कि यहाँ पे पहले ही कहा गया है कि यहाँ पे ये आधुनिक के रूप में देख रहे हैं। ठीक है ना, सॉरी थोड़ा रुकिए। हाँ, उसके बाद है और नारी के स्वतंत्र सत्ता तथा महत्व, नारी के स्वतंत्र सत्ता तथा महत्व की घोषणा भी करती हैं। मतलब यहाँ पे नारी की स्वतंत्र सत्ता की घोषणा करते हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। अन्य नारी पात्रों में नवीनता, जो मतलब गुप्त जी की जो रचना है उसमें अन्य नारी पात्रों में नवीनता की चित्र भी इन्होंने उकेरा है, जिसमें गुप्त जी ने साकेत के अन्य नारी पात्रों, साकेत में और भी नारी पात्र हैं जैसे सुमित्रा हैं,
मंथरा हैं, कैकेयी हैं, सीता भी हैं। रामायण की बात है, कैकेयी रामायण में ही आते हैं, मंथरा भी उसी में आती हैं, सुमित्रा भी आती हैं। तो सुमित्रा, मंथरा, कैकेयी, सीता के व्यक्तित्व में भी युगानुकूल नई उद्भावनाएं की है। उदाहरण के लिए कैकेयी के विरोध को मनोवैज्ञानिक कारणों से जोड़ा गया है और पश्चाताप के बोल बुलवा कर उनके पापों को धोया गया है। तो गुप्त जी ने बताया कि कैकेयी जो है उनको उनके विरोध को, अपने पति से वचन का विरोध या फिर जो भी मतलब रामायण में घटना घटी है वहां पे, उनके विरोध को मनोवैज्ञानिक कारणों से जोड़ा गया है यहाँ पे, ठीक है। और उनके जो पश्चाताप थे, जो उन्होंने भूल किया था, उसका इन्होंने बोल बुलवाकर अपने पापों को धोया है। यशोधरा का चित्रण देखने को मिलता है, जिसमें यशोधरा में गुप्त जी ने गौतम बुद्ध के जाने पर यशोधरा को तत्कालीन नारी जागरण के प्रस्ताव में दिखाया गया है। यहाँ पे मैं वही बता रहा था कि यशोधरा जो है वो महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी, ठीक है, महात्मा बुद्ध की पत्नी है, जो कि महात्मा बुद्ध ने उन्हें छोड़ दिया था और छोड़कर चले गए थे सत्य की खोज में। लोगों को दुख क्यों है, इस प्रश्न के जवाब ढूंढने जब महात्मा बुद्ध घर से निकले, तो पहले वो सिद्धार्थ के रूप में घर पे थे, तो सिद्धार्थ बनकर उन्होंने यशोदा से विवाह किया था और यशोदा को छोड़कर वे चले गए, महात्मा बुद्ध बन गए, ठीक है। तो यशोधरा में गुप्त जी ने क्या किया, गौतम बुद्ध के जाने पर यशोधरा को तत्कालीन नारी जागरण के प्रभाव में दिखाया। इन्होंने यशोधरा को भी अपने काव्य कृति में रखा। यशोधरा अपने पति के सत्य की खोज में जाने का गौरव की बात मानती है, लेकिन चोरी चोरी जाने पर दुख व्यक्त भी करती है। यशोधरा कहती है कि पति गए हैं सत्य की खोज में, ये अच्छी बात है, लेकिन बता कर जाना चाहिए था, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने आधी रात को उन्हें छोड़कर चले गए थे, अपने पुत्र और पत्नी को छोड़कर। तो सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। यहाँ पे यशोधरा ये लाइन कहती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। मतलब पत्नी को नहीं बताए, चोरी चोरी रात को छुप कर गए, ये उनके लिए बड़ा दुख का कारण है। गए ये बात ठीक है, लेकिन अगर बता देते तो उन्हें दुख नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे गुप्त जी के नारी पात्र में, जैसे उर्मिला और यशोधरा हैं, तो विरही होकर भी मध्यकालीन नारियों की तरह दिन दुनिया भूलकर आंसू नहीं बहाते, मतलब बल्कि उनका दुख उन्हें जगत के दुखों के प्रति संवेदनशील बनाता है और वे कर्मठ बनकर जनता के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर गुप्त जी की नारी भावना के अंतर्गत जो उर्मिला और जो यशोधरा हैं, ये दोनों के दोनों क्या करती हैं, मध्यकालीन दिन दुखिया जो नारी हैं उनकी तरह अपने आंसू को नहीं बहाती हैं, बल्कि जो जनता होती है उनके साथ जुड़े रहने का प्रयास करती हैं। उसके बाद है गुप्त जी की सीता भी गांधी युग के स्वदेशी आंदोलन के वातावरण में रंगी हुई हैं। गुप्त जी की जो सीता है राम कथा की, वो भी गांधी जी के साथ गांधी जी के जैसा ही स्वदेशी आंदोलन में लगी हुई हैं, और वे पत्नी, प्रेमिका और माँ होने के साथ साथ श्रमशील, आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी भी है। मतलब सीता के बारे में इन्होंने कहा है, जो अपने पैरों पर खड़ी होने के बाद भी कहती हैं, क्योंकि सीता जी ने जो मतलब लव कुश को पाल पोस कर बड़ा करने में जो इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी में यहाँ पे इन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने की बात भी कही थी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, संक्षेप में अगर कहें तो मैथिली सन गुप्त की नारी शिक्षिता, आत्मसम्मानी, स्वाभिमानी और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले देखना चाहते थे। हालांकि उनका यह परिवर्तन गृहिणी के रूप में भी उसकी पारिवारिक भूमिका को हटाकर नहीं था, जो उनकी सुधारवादी दृष्टि को दर्शाता है। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने गुप्त जी ने अपनी नारी भावना को शिक्षित और आत्मसम्मानी और स्वाभिमानी के रूप में चित्रित किया था, ठीक है। फिर भी यहाँ पे कहा गया कि हालांकि उनका यह परिवर्तन गृहिणी के रूप में भी उनकी पारिवारिक भूमिका को हटाकर नहीं था, जो उनकी सुधारवादी दृष्टि को दर्शाता है। मतलब यहाँ पे नारियों को उन्होंने गृहिणी के रूप में भी रखा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हटा दिया है, ठीक है। गृहिणी के रूप में से हटाया नहीं है, वहां पे रखे हुए हैं, फिर भी सक्रिय, स्वाभिमानी, आत्मसम्मानी, शिक्षिता, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भी मानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे हमारा अंतिम बिंदु, गुप्त जी के मुख्य योगदान के ऊपर। गुप्त जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीयता की भावना का व्यापक प्रचार प्रसार किया,
उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी कृति भारत भारती है, जिसकी लोकप्रियता हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को भी पीछे छोड़ गई। अच्छा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, लोकप्रियता और जन नेतृत्व ये हमारा गुप्त जी का योगदान है महत्वपूर्ण, जिसमें गुप्त जी ने भारतीय जनता को उसकी समग्रता में समझा और अत्यंत प्रभावशाली ढंग से उनका नेतृत्व किया। यह नेतृत्व क्षमता उन्हें समकालीन छायावादी कवियों, प्रगतिशील कवियों और यहाँ तक कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियों जैसे दिनकर को छोड़कर इन सबसे अलग और विशिष्ट बनाती है। मतलब लोकप्रियता और जन नेतृत्व, मतलब मैथिली शरण गुप्त जी का जो लोकप्रियता थी, जो उन्होंने जन नेतृत्व किया था, वो सारी चीजें हमें उनकी योगदान देखने को मिलता है। आधुनिक काल का जो तुलसीदास के रूप में भी इनको चित्रित किया गया है, तो उनकी लोकनायकत्व क्षमता के कारण ही उन्हें आधुनिक काल का तुलसीदास कहा जाता है। क्यों? इनके अंदर जो ये सारे के सारे जो गुण थे, उसी के कारण इन्हें आधुनिक काल का तुलसीदास भी कहा जाता है, क्योंकि मध्यकालीन कवि तुलसीदास का लोकनायक आधुनिक काल में उन्हीं में उपलब्ध होता है। क्योंकि मध्यकाल में जो तुलसीदास ने जो जन्म लिया था, उनके सारे गुण हमें आधुनिक काल के मैथिली शरण गुप्त जी में दिखाई देता है। जन भाषा को साहित्य की भाषा बनाना, जैसे भारतेंदु द्वारा शुरू किए गए जन भाषा जो थी, भारतेंदु ने शुरू किया था खड़ी बोली, लोगों की सहज सरल भाषा में लिखना शुरू किया था। तो खड़ी बोली को साहित्य की भाषा बनाने के अभियान को पूर्णता प्रदान करने में उन्हें पूर्ण सफलता भी मिली। तो इन्होंने भी खड़ी बोली को अपनाया था, जो हम लोगों ने पहले देखा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के सरस्वती पत्रिका से। ठीक है, नवीन निर्माण और अतीत की विरासत के रूप में, तो उन्होंने अतीत की विरासत को लेकर नवीन के निर्माण में भी अपनी निपुणता दिखाई। क्या किया उन्होंने? नवीन निर्माण मतलब नया जो कुछ भी उन्होंने निर्माण किया, उसमें अतीत की विरासत को लेकर उन्होंने सारी चीजों को रखा, उसको छोड़कर कुछ भी नहीं किया। सामंतवादी और साम्राज्यवादी का विरोध भी किया इन्होंने, इनके काव्य में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो उन्होंने गर्भित सामंतवादी प्रवृत्तियों और साम्राज्यवाद की जन विरोधी प्रकृति के उद्घाटन का सूत्रपात भी किया। ये सारी चीजों को देखने के बाद, मतलब ये जितने भी कारण है, तो इन सभी कारणों से मैथिली शरण गुप्त को हिंदी काव्य जगत में ऐतिहासिक महत्व मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इसका जो सारांश है या फिर जो भी सारी चीजें, इसको हम लोगों ने जितना हो सका शॉर्टकट में समझने की कोशिश की। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो अगर नेक्स्ट भी चैप्टर आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग जल्द ही लेकर आएंगे, आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।